हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ आरोही एंड वेलकम टू माय चैनल। सो गाइज़, आज की वीडियो में हम ट्रांसफॉर्मर नेटवर्क्स के बारे में पढ़ेंगे। हम डिटेल में अंडरस्टैंड करेंगे कि ट्रांसफॉर्मर नेटवर्क क्या होते हैं, उनको कैसे यूज़ किया जाता है, उनका लेयर आर्किटेक्चर क्या है, मॉडल आर्किटेक्चर को डिटेल में अंडरस्टैंड करेंगे, उसकी फंक्शनैलिटी को अंडरस्टैंड करेंगे। तो जो ट्रांसफॉर्मर नेटवर्क्स हैं ना, ये 2017 में रिलीज़ हुए थे इस पेपर में। पेपर का नाम था अटेंशन इज़ ऑल यू नीड। ये पेपर गूगल की तरफ से था, ठीक है। तो ये जो पेपर था, इसमें फ़र्स्ट टाइम ट्रांसफॉर्मर्स इंट्रोड्यूस हुए। तो अब आप अगर इस पेपर का नाम ही देखो, अटेंशन इज़ ऑल यू नीड, सो लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट दिस अटेंशन मीन्स ओवर हेयर, ठीक है। सो एग्जाम्पल लेते हैं। मैं यहाँ पे एक सेंटेंस लिखती हूँ। सो मैंने लिखा, आई वेंट टू अ पार्क एंड सॉ ह्यूज डॉग। जब मैंने ये सेंटेंस लिखा, आप खुद से सोचो, आपने ज़्यादा फोकस इस सेंटेंस में किस वर्ड पे किया, ज़्यादा अटेंशन किसको दी, ज़्यादा फोकस किस वर्ड को दिया इस पूरे सेंटेंस में। तो आई वेंट टू अ पार्क एंड सॉ अ ह्यूज डॉग। आपकी ज़्यादा जो अटेंशन गई होगी ना, वो इस वर्ड्स पे गई होगी, ह्यूज डॉग पे। अब मैं आपको एक और एग्जांपल देती हूँ। सपोज मैंने बोला, आई लव टू रीड बुक्स बट स्पेशली आई लव टू रीड बुक्स रिलेटेड टू कंप्यूटर साइंस। ये पूरा सेंटेंस सुनने के बाद आपने अपने माइंड में कुछ वर्ड्स को ज़्यादा अटेंशन दी होगी। तो वो वर्ड्स क्या होंगे? लव टू रीड या कंप्यूटर साइंस बुक्स, है ना। तो आपने उस पूरे सेंटेंस में से ये दो पीस ऑफ इंफॉर्मेशन को ज़्यादा इम्पॉर्टेंस दी, ज़्यादा फोकस दिया, ज़्यादा अटेंशन दी। सो ये ही कॉन्सेप्ट है अटेंशन का यहाँ पर भी। सो जो ट्रांसफॉर्मर नेटवर्क्स हैं, ट्रांसफॉर्मर नेटवर्क्स में क्या किया गया, जो ह्यूमन की अटेंशन है ना, उसको मिमिक करना सिखाया गया ट्रांसफॉर्मर नेटवर्क्स को। एंड वो कैसे, ये वाले अटेंशन के कॉन्सेप्ट से सिखाया गया। क्लियर? सो अभी जो अटेंशन इज़ ऑल यू नीड लिखा हुआ है, इसमें ये जो अटेंशन है, ये क्या है? ह्यूमन का जो अटेंशन का कॉन्सेप्ट है, वो ह्यूमन अटेंशन कॉन्सेप्ट को मिमिक करवाया गया ट्रांसफॉर्मर्स के अंदर, एंड इट इज़ कॉल्ड अटेंशन, राइट। अब हमें मीनिंग समझ आ गया इस अटेंशन का। अब हम इसका मॉडल आर्किटेक्चर देखते हैं एक बार। ये है मॉडल आर्किटेक्चर किसका? ट्रांसफॉर्मर्स नेटवर्क का। अब हम इस नेटवर्क को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे। इसमें ये वाला जो पार्ट है, यहाँ से लेके यहाँ तक, ये सारा है इनकोडर। और जो है यहाँ पे, ये वाला यहाँ से लेके यहाँ तक का ये जो सारा पार्ट है, ये है इसमें डिकोडर पार्ट। यहाँ से इनपुट जाती है इनकोडर को, ये जो इनपुट जा रही है इनकोडर को, ठीक है। तो अभी हम इन चीज़ों को डिटेल में अंडरस्टैंड करते हैं। सबसे पहले हम अंडरस्टैंड कर रहे हैं इनकोडर को। इनकोडर क्या होता है? ट्रांसफॉर्मर नेटवर्क के अंदर ना, जब हम ट्रांसफॉर्मर्स की बात कर रहे हैं, ट्रांसफॉर्मर नेटवर्क के अंदर 6 इनकोडर्स होते हैं। ओके, ये जो इनकोडर का आपको आर्किटेक्चर इस साइड दिख रहा है, इस तरह के 6 इनकोडर्स होते हैं। एंड हर इनकोडर के अंदर, जैसे 6 इनकोडर का मतलब इनकोडर 1, इनकोडर 2, इनकोडर 3, ऐसे ही E6 तक 6 इनकोडर्स होते हैं। एंड हर इनकोडर के अंदर 2 लेयर्स होती हैं। वो 2 लेयर्स कौन सी होती हैं? एक तो होती है सेल्फ अटेंशन लेयर, ठीक है। एक लेयर कौन सी हुई? सेल्फ अटेंशन लेयर। एंड सेकेंड लेयर कौन सी हुई? फीड फॉरवर्ड लेयर। आप इस साइड भी देख सकते हो, सेल्फ अटेंशन लेयर एंड फीड फॉरवर्ड है ना। इसी तरह से सेकंड में भी सेल्फ अटेंशन लेयर, फीड फॉरवर्ड लेयर, थर्ड इनकोडर में भी दोनों की दोनों ये लेयर्स। इसी तरह से हर इनकोडर में आपको ये वाली 2 लेयर्स मिलेंगी। एंड अब बात करते हैं कि इनकोडर की इनपुट क्या बनेगी। ये तो मैंने बता दिया ना, इनकोडर होते हैं, 6 इनकोडर होते हैं, हर इनकोडर में ये 2 लेयर्स होती हैं। अब इनकोडर की जो इनपुट होती है उसके बारे में बात करते हैं। तो मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल लेते हैं। तो सबसे पहले ये बात हम किसकी कर रहे हैं? इनपुट टू इनकोडर। जो इनकोडर को इनपुट जाएगी वो कैसे होगी प्रिपेयर। सो एग्जाम्पल है, सपोज करो मेरे पास सेंटेंस है, आई लव रीडिंग बुक्स, ठीक है। ये मेरा सेंटेंस है।
अब हम टास्क क्या कर रहे हैं, आज का हमारा टास्क सपोज करो ये है कि हमें क्या करना है, इसको इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेट करना है। इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेट करना चाहते हैं हम। जो भी हम सेंटेंस मॉडल को दें, जैसे कि अगर हमने ये सेंटेंस दिया तो हमारा जो ट्रांसफॉर्मर मॉडल है वो आई लव रीडिंग बुक्स को हिंदी में कन्वर्ट करके उसकी आउटपुट जनरेट करे। तो उसके लिए ये जो हमारा इनपुट सेंटेंस था, इसके ऊपर सबसे पहले जो स्टेप परफॉर्म होगा वो क्या होगा, हम इसको टोकनाइजेशन परफॉर्म करेंगे इसके ऊपर। टोकनाइजेशन। नाउ व्हाट इज टोकनाइजेशन? टोकनाइजेशन मीन्स इस सेंटेंस को ना टोकन्स में डिवाइड कर दो। ये टोकन में डिवाइड करने के बाद कैसा बनेगा, आई ऐसे आ जाएगा, लव ऐसे आ जाएगा, फिर रीडिंग यहाँ पे आ गया ऐसे, एंड देन बुक्स ऐसे आ गया। ठीक है, तो इस तरह से हमने टोकनाइजेशन परफॉर्म कर दी। टोकनाइजेशन सिंपली मीन्स आपका जो सेंटेंस है उसको स्मॉल स्मॉल टोकन्स में, वर्ड्स में डिवाइड कर दो। अब स्टेप 2 क्या है? स्टेप 2 में आएगा वर्ड एम्बेडिंग्स। अब हम किसकी बात कर रहे हैं? वर्ड एम्बेडिंग्स। गाइज मैं आपको बता के रही हूँ, मैं ये बता रही हूँ कि ट्रांसफॉर्मर के पास जो इनपुट जाती है ना, इनकोडर के पास, ये वाले इनकोडर के पास जो आप देख रहे हो इसके आर्किटेक्चर में, वो जो इनपुट होती है वो ये सारे स्टेप्स को परफॉर्म करते हैं हम उस इनपुट के ऊपर, तो वो इनपुट रेडी होती है इनकोडर को देने के लिए। ठीक है, तो पहले टोकनाइजेशन करके फिर वर्ड एम्बेडिंग। अब वर्ड एम्बेडिंग का क्या मतलब है? इसका सिंपल वर्ड्स में अगर हम बात करें तो वो ये होता है कि जो हमारा एल्गोरिदम है वो ऐसे वर्ड्स को अंडरस्टैंड नहीं करता, वो नंबर्स को अंडरस्टैंड करता है। तो हमें ना ये सारे वर्ड्स को कुछ नंबर्स में कन्वर्ट करना होता है। वो नंबर्स अगर आप देखोगे तो आपके लिए वो इतना सेंस नहीं बनेगा, बट वो हमारा जो एल्गोरिदम्स होते हैं वो ऐसे ही काम करते हैं। हम सारे वर्ड्स के लिए एक यूनिक नंबर होता है, वो नंबर उनको असाइन होगा, और वो किसके थ्रू होता है? वर्ड एम्बेडिंग के थ्रू। अब वर्ड एम्बेडिंग में क्या होता है ना, बहुत सारे वर्ड एम्बेडिंग मॉडल्स होते हैं। जैसे अगर आपने नाम सुना होगा वर्ड2वेक या ग्लोव या फिर बर्ट मॉडल, है ना, ये सारे क्या हैं? वर्ड एम्बेडिंग मॉडल्स हैं। आप कोई भी प्री ट्रेन्ड वर्ड एम्बेडिंग मॉडल लोगे, उस मॉडल को इसके ऊपर रन करोगे और वो आपको नंबर्स दे देगा हर वर्ड की ना। जैसे आई लव रीडिंग बुक्स, ये हमारे पास 4 वर्ड्स हैं। जितने आपके पास वर्ड्स होंगे ना, हर के लिए सेपरेट एक वेक्टर बनता है। वो कैसे होगा? उसके अंदर वैल्यूज़ होंगी। जैसे सपोज करो उसमें वैल्यू है 0.1, 0.2, 0.3, 0.4। गाइस मैं ये सिर्फ रैंडम वैल्यूज़ लिख रही हूँ आपको कॉन्सेप्ट समझाने के लिए। एक्चुअल में यहाँ पे कुछ भी वैल्यूज़ हो सकती हैं। ये हैं हमारी, ये जो हमारी क्या बन गया, ये वेक्टर किसके लिए बन गया? आई के लिए। ये वैल्यू क्या रिप्रेजेंट कर रही है? आई को। ठीक है, अब लव के लिए हम बनाते हैं। अब सपोज करो लव के लिए आपकी वैल्यू बनी 0.9, 0.8, 0.7 एंड 0.6। इसी तरह से रीडिंग की भी कोई एम्बेडिंग हो जाएगी एंड बुक्स की भी कोई एम्बेडिंग हो जाएगी। ठीक है, मतलब हमने उनको वेक्टर में कन्वर्ट कर दिया। वर्ड एम्बेडिंग का मीनिंग समझ आ गया? ये जो सारे टोकन्स बनेंगे उनको ऐसे न्यूमेरिक वैल्यूज़ मिल जाएंगी। अब ये जो नंबर ऑफ़ वैल्यूज़ है ना, इसमें ये देख रहे हो यहाँ पे 4 वैल्यूज़ लिखी मैंने, 1, 2, 3 एंड 4। एक्चुअल में गाइज यहाँ पे इतनी वैल्यूज़ नहीं होती। ये तो मैंने सिर्फ आपको एग्जांपल अंडरस्टैंड हो जाए इसलिए मैंने रैंडमली जितने मेरे यहाँ पे सेंटेंस में वर्ड्स है ना, उतनी वैल्यूज़ लिख दी यहाँ पे, उतनी नंबर 4 वैल्यूज़ लिख दी क्योंकि 4 वर्ड्स हैं। बट एक्चुअल में क्या होता है ना, जो वर्ड एम्बेडिंग मॉडल आप यूज़ करते हो, हम वर्ड एम्बेडिंग परफॉर्म करने के लिए, ये नंबर जनरेट करने के लिए कोई प्री ट्रेन्ड मॉडल यूज़ करते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया बर्ट हो गया या वर्ड2वेक मॉडल हो गया। ठीक है, कोई भी और मॉडल यूज़ कर सकते हो। तो जो उस मॉडल की डायमेंशन होती है ना, जैसे बर्ट मॉडल की सपोज करो डायमेंशन है 786। ठीक है, सपोज करो, तो जितनी भी उस मॉडल की डायमेंशन होती है ना, वो हर वर्ड के लिए उतनी ही वैल्यू जनरेट करेगा। इसका क्या मतलब हुआ? अगर बर्ट मॉडल जिसकी डायमेंशन 786 है, उसका मतलब कि वो 786 वैल्यूज़ प्रोवाइड करेगा हर वर्ड के लिए। तो हमारे केस में आई के लिए कितनी वैल्यूज़ होंगी? जैसे 0.1, 0.5
ऐसे करके ना पूरे इस वर्ड के लिए आपको 786 वैल्यूज़ मिलेंगी। सेम उसी तरह से लव के लिए भी आपको 1 2 अप टू 786 वैल्यूज़ मिलेंगी। तो जितनी आपके वर्ड एम्बेडिंग मॉडल की डायमेंशन होती है आपको उतनी नंबर ऑफ़ वैल्यूज़ मिलती हैं हर वर्ड के लिए। पर आज के एग्जाम्पल के लिए मैंने सिर्फ 4 वैल्यूज़ यूज़ की हैं ताकि हमें अंडरस्टैंड करने में, कॉन्सेप्ट अंडरस्टैंड करने में ईजी हो जाए। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। हमने अभी तक क्या क्या स्टेप परफॉर्म किए? एक तो हमने टोकनाइजेशन कर लिया, सेकेंड स्टेप हमने वर्ड एम्बेडिंग कर ली। वर्ड एम्बेडिंग के लिए आप कोई भी मॉडल यूज़ कर लोगे, जैसे कि बर्ट यूज़ कर लिया। जितनी उस मॉडल की डायमेंशन होगी उतनी आपको हर वर्ड के लिए वैल्यूज़ मिल जाएंगी। तो हमने इतना काम कर लिया। अब नेक्स्ट टास्क क्या है? जब आप वर्ड एम्बेडिंग कर लेते हो तो उसके बाद नेक्स्ट टास्क क्या है वो देखते हैं। अब देखो यहाँ पर आई लव रीडिंग बुक्स एंड ये हमारी वर्ड एम्बेडिंग्स थी। ठीक है, इतना हमें क्लियर हो गया। अब क्या होता है ना, ये जितने भी वर्ड्स हैं ये इनकोडर के पास जाएंगे। ठीक है, आपको मैंने मॉडल आर्किटेक्चर दिखाया, ये दोबारा देख सकते हो। पहले क्या है? इनकोडर है। मैंने कितने बताए, कितने इनकोडर्स होते हैं? 6 इनकोडर्स होते हैं और हर इनकोडर में 2 लेयर्स होती हैं। तो जो इनकोडर है उसकी इनपुट जो बनती है ये आई लव रीडिंग बुक्स, तो ये जो वर्ड्स हैं ना, सारे वर्ड्स एक बार में ही उसके पास जाते हैं। जैसे आई लव रीडिंग एंड फिर बुक्स, ये जो सारे के सारे वर्ड्स हैं ये एक बार में ही, वन गो में ही, एक बार में ही इनकोडर के पास जाएंगे। तो जब सारे वर्ड्स एक बार में ही इनकोडर के पास जाएंगे तो इनकोडर को पता नहीं चलेगा कि कौन सा वर्ड पहले आएगा सेंटेंस में और कौन सा वर्ड सेंटेंस में बाद में आएगा, क्योंकि सारे वर्ड्स तो इकट्ठे जा रहे हैं, एक ही टाइम पे जा रहे हैं इनकोडर के पास। तो वो समझ नहीं पाएगा सेंटेंस का सीक्वेंस। वो इसको ऐसे भी रीड कर सकता है, लव आई रीडिंग बुक्स, या बुक्स रीडिंग आई लव, कुछ भी, मतलब इस सेंटेंस को वो किसी भी तरह से पढ़ सकता है। वो इन्फॉर्मेशन करेक्ट नहीं होगी, वो उसको सीक्वेंस को नहीं पता कर पा रहा कि सेंटेंस का एक्चुअल सीक्वेंस क्या है। तो अब इस चीज़ का सल्यूशन क्या है? इस चीज़ के सल्यूशन के लिए कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस हुआ पोजिशनल इनकोडिंग। ठीक है, पोजिशनल इनकोडिंग हमें क्यों चाहिए? क्योंकि सारे के सारे वर्ड्स एक ही बार में इनकोडर के पास जाते हैं एंड इनकोडर को उसका सीक्वेंस नहीं समझ आएगा, कौन सा वर्ड पहले आना चाहिए सेंटेंस में और कौन सा वर्ड बाद में। इसलिए पोजिशनल इनकोडिंग यूज़ हुई। अब पोजिशनल इनकोडिंग क्या करती है? अब पोजिशनल इनकोडिंग भी क्या करती है, हर वेक्टर के लिए ना, हर वर्ड के लिए एक सेपरेट ऐसे ही वेक्टर बनेगा। ठीक है, उसमें भी जितनी वैल्यूज़ इसमें है ना उतनी वैल्यू इसमें आ जाएंगी। सपोज़ करो यहाँ पे वैल्यू है 0.1, यहाँ पे है 1.0, यहाँ पे 0.0, यहाँ पे 0.0। ठीक है, मैं आपको एक की वैल्यू बता रही हूँ, ऐसे ही सबकी वैल्यूज़ हो जाएंगी। ठीक है, हम आई का अंडरस्टैंड कर रहे हैं अभी। तो हर वर्ड के लिए एक ऐसा ही वेक्टर रेडी होता है पोजिशनल इनकोडिंग में। फिर इसको और इसको हम प्लस कर देते हैं एंड हमारे पास एक कंबाइंड एम्बेडिंग बनती है। तो अगर आप 0.1 में 0.1 प्लस करो तो आपको 0.2 मिलेगा। फिर 0.2 में 1.0 ऐड कर रहे हो तो आपको 1.2 मिल जाएगा। फिर उसके बाद 0.3 मिलेगा एंड 0.4 मिलेगा। तो आपके पास ये जो एम्बेडिंग बनी, ठीक है, ये एम्बेडिंग हो गई आपकी कंबाइंड एम्बेडिंग। एंड ये वाली जो एम्बेडिंग है ये इनपुट होगी इनकोडर की। ठीक है, हर वर्ड के लिए ना ऐसा ही होगा। हर वर्ड के लिए उसकी वर्ड एम्बेडिंग एंड पोजिशनल इनकोडिंग को हम ऐड करेंगे और आपको एक इस तरह का वैल्यू मिलेगा, इस तरह की वैल्यू मिलेगी। ठीक है, ये आपकी वैल्यू होगी आपके इनकोडर की इनपुट। अब इस वाले वेक्टर का बेनिफिट क्या है? इस वेक्टर में क्या हो रहा है, ये वेक्टर में एक तो वर्ड का मीनिंग पता चल रहा है।
कि कैसे पता चल रहे हैं वर्ड्स के मीनिंग, क्योंकि हमने वर्ड एम्बेडिंग मॉडल यूज़ किया हुआ है। एंड वर्ड एम्बेडिंग मॉडल में ना ये जो सारे नंबर्स होते हैं, इन नंबर्स का ना कोई मतलब होता है। वो मतलब क्या होता है कि ये किस वर्ड को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। एंड पोजिशनल इनकोडिंग क्या बताती है कि किसी वर्ड की क्या पोजीशन है, आई की क्या पोजीशन है। ये वाली जो चीज़ है ये बताएगी आई की पोजीशन क्या है, और ये जो फर्स्ट वाला वेक्टर है ये बताएगा कि आई वर्ड क्या, मतलब आई वर्ड के बारे में बताएगा कि उसका मीनिंग क्या है। ठीक है, तो ये दोनों पोजीशन कंबाइंड एम्बेडिंग क्या हुई, पोजीशन एंड उस वर्ड का मीनिंग, ये इनपुट बनती है इनकोडर की। और ऐसे ही हम बाकी तीनों के लिए भी करेंगे जितने सेंटेंस में आपके वर्ड्स हैं। तो अब इतना हो गया। अब अगर हम ये ट्रांसफॉर्मर नेटवर्क को देखें तो देखो ये रहा पोजिशनल इनकोडिंग का कॉन्सेप्ट जो मैंने अभी आपको बताया है। पोजिशनल इनकोडिंग क्या हो रही है, जो इनपुट एम्बेडिंग है। इनपुट एम्बेडिंग क्या थी, हमने इसके लिए क्या क्या स्टेप परफॉर्म किया है। सबसे पहले हमने टोकनाइजेशन परफॉर्म करी, राइट। टोकनाइजेशन के बाद हमने सेकंड स्टेप क्या परफॉर्म किया था, यहाँ पे वर्ड एम्बेडिंग परफॉर्म करी। ठीक है, ये जो इनपुट एम्बेडिंग है इसका मतलब क्या है, ये वर्ड एम्बेडिंग। ओके, ये जो वर्ड एम्बेडिंग है ये किसके साथ प्लस हो रही है, यहाँ पे पोजिशनल इनकोडिंग में। ठीक है, यही चीज़ मैंने आपको एक्सप्लेन करी ना अभी। अगर आप ये वाली पिक्चर में देखो, ये हमारी वर्ड एम्बेडिंग थी, ये हमारी पोजिशनल इनकोडिंग थी, और हमारे पास फाइनल वेक्टर रेडी हो गया। वो ये वाला जो फाइनल वेक्टर है ये हमारी इनपुट बन गया इनकोडर की। अब ये है हमारा इनकोडर यहाँ पे। ठीक है, ये क्या है, इनकोडर। अब हर इनकोडर के अंदर मैंने आपको क्या बताया था, इनकोडर में क्या दो चीज़ें हैं, एक तो है सेल्फ अटेंशन लेयर ये वाली, और एक है फीड फॉरवर्ड नेटवर्क। सेल्फ अटेंशन लेयर, सो गाइज मैंने आपको आज की क्लास की स्टार्टिंग में ही अटेंशन का कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन किया था। अटेंशन क्या होता है, मैंने क्या बताया था, ह्यूमन अटेंशन को मिमिक करना, कुछ मतलब कि इम्पॉर्टेंट चीज़ों को फोकस करना। ठीक है, तो वो वाला टास्क यहाँ पे परफॉर्म होगा मल्टी हेड अटेंशन, मतलब सेल्फ अटेंशन। अटेंशन मीन्स हमने जो अपना सेंटेंस दिया आई लव रीडिंग बुक्स, वो वाले सेंटेंस में कौन से वर्ड्स को ज़्यादा इम्पॉर्टेंस देनी है, कौन से वर्ड को कम इम्पॉर्टेंस देनी है, वो वाला जो काम है वो यहाँ पे परफॉर्म होगा मल्टी हेड अटेंशन में। ठीक है, अभी मैं आपको मल्टी हेड अटेंशन लेयर डिटेल में समझाऊंगी, पर पहले हम पूरे इनकोडर का आर्किटेक्चर यहाँ पे अंडरस्टैंड कर लें, उसके बाद हम मल्टी हेड अटेंशन को भी अंडरस्टैंड करते हैं। पहले यहाँ पे हम ओवरव्यू ले लें कि इनकोडर में हो क्या रहा है। अब हर इनकोडर के अंदर एक तो मल्टी हेड अटेंशन लेयर है, दूसरी क्या है, फीड फॉरवर्ड लेयर। एंड आपने नोट किया मल्टी हेड अटेंशन के बाद भी ऐड एंड नॉर्म लेयर चल रही है, फीड फॉरवर्ड नेटवर्क के बाद भी ऐड एंड नॉर्म लेयर चल रही है। तो हर इनकोडर का लेयर आर्किटेक्चर ऐसा होगा। मैं आपको बताऊंगी कि हमने ऐड एंड नॉर्म लेयर क्यों यूज़ कर रहे हैं यहाँ पे मल्टी हेड लेयर के बाद भी और फीड फॉरवर्ड नेटवर्क के बाद भी। बस अभी के लिए आप इतना देखो कि हर इनकोडर में मल्टी हेड अटेंशन लेयर एंड फीड फॉरवर्ड होगी, और हर एक लेयर के बाद ऐड एंड नॉर्म लेयर लग रहे हैं। और कितने इनकोडर यूज़ हो रहे हैं ट्रांसफॉर्मर में, 6 इनकोडर यूज़ हो रहे हैं। अब हम अंडरस्टैंड करते हैं मल्टी हेड अटेंशन का कॉन्सेप्ट डिटेल में, क्योंकि यही सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है हमारे ट्रांसफॉर्मर नेटवर्क का। अब ये नेक्स्ट है मल्टी हेड अटेंशन लेयर। अब हम सेम एग्जाम्पल पे ही काम कर रहे हैं, आई लव रीडिंग बुक वाले। ठीक है, तो जब ये वाली जो एम्बेडिंग थी ये वाली इनपुट हो गई मल्टी हेड अटेंशन लेयर को। ठीक है, हर एक गाइज सेम ये जो मैंने कंबाइन वाला बनाया है ना, आपको हर किसी के लिए बनाना है, हर वर्ड के लिए ये होगा। मैंने सिंगल एक वर्ड के लिए करके दिखाया आपको। ठीक है, तो अब जब मल्टी हेड अटेंशन की ये इनपुट बनी इस फॉर्म में, ठीक है, मैंने यहाँ पे कॉन्सेप्ट अंडरस्टैंड हो जाए इसलिए मैं इंग्लिश में लिख रही हूँ, बट वो जो इनपुट बनेगी ना मल्टी हेड अटेंशन की, वो ये हो गया कंबाइंड, ये वेक्टर होगा। ओके, सो अब हर वर्ड के लिए क्या होगा ना, मल्टी हेड अटेंशन लेयर में हर वर्ड के लिए 3 टास्क होते हैं। अब जैसे आई वर्ड है इसके 3 टास्क होंगे, लव वर्ड के भी 3 टास्क होंगे, रीडिंग वर्ड के भी 3 टास्क होंगे, एंड बुक वर्ड के भी 3 टास्क होंगे। और वो टास्क क्या होंगे, हर वर्ड का क्वेरी, की एंड वैल्यू, ये 3 काम करेंगे। हर वर्ड की 3 जॉब्स होंगी, और वो जॉब क्या है, क्वेरी, की, वैल्यू। क्वेरी,
क्वेरी की एंड वैल्यू, सेम इसकी भी होगी क्वेरी की एंड वैल्यू, ठीक है। तो यहाँ पे अब मैं क्या बोल रही हूँ आपको, मल्टी हेड अटेंशन लेयर में जितने भी वर्ड्स हैं आपके सेंटेंस के, हर वर्ड के 3 टास्क होंगे। वो टास्क क्या है, क्वेरी की एंड वैल्यू। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड क्वेरी क्या होता है, की क्या होता है एंड वैल्यू क्या होता है। क्वेरी एक वर्ड होता है, मतलब क्वेरी को आप अज्यूम करो ऐसे, क्वेरी एक वर्ड होगा जो कि बाकी वर्ड्स को देखेगा कि मुझे किसको अटेंशन देनी चाहिए। सो क्वेरी इज़ लाइक अ वर्ड विच इज़ लुकिंग फॉर अदर वर्ड्स टू पे अटेंशन टू। अब की क्या है, की एक वर्ड होता है जिसको बाकी वर्ड्स ढूंढ रहे होते हैं। सो की इज़ लाइक अ वर्ड विच इज़ बीइंग लुक्ड एट बाय अदर वर्ड्स, ठीक है। एंड फिर बचता है वैल्यू। अब वैल्यू क्या होता है, वैल्यू मीन्स इंफॉर्मेशन उस वर्ड की, वैल्यू मीन्स वर्ड की इंफॉर्मेशन। डोंट वरी गाइज, मैं एग्जाम्पल के साथ आपको ये समझाती हूँ क्वेरी की एंड वैल्यू क्या होता है। मैंने सिर्फ एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन देना था आपको, वो मैंने दे दिया। अब हम इसको सेम अपने एग्जाम्पल के साथ ही चलेंगे, अपने एग्जाम्पल पे अंडरस्टैंड करते हैं। हमारा एग्जाम्पल सेंटेंस था आई लव टू रीड बुक्स, हम इसी को सॉरी आई लव रीडिंग बुक्स, है ना। तो हम इसी एग्जाम्पल पे काम करते हैं, आई लव रीडिंग बुक्स। ये सारी ये जो क्वेरी की एंड वैल्यू की जो हमें डिटेल्स मिलती हैं हर वर्ड के लिए, इसके लिए कुछ मैथ्स यूज़ होते हैं, वो आज हम नहीं पढ़ रहे हैं क्योंकि लेक्चर बहुत लंबा हो जाएगा। अभी भी बहुत सारा हमारा कॉन्सेप्ट पड़ा है, अभी हम आर्किटेक्चर की फर्स्ट लेयर पे ही हैं, ठीक है। तो आज हम बाकी चीज़ें तो डिटेल में पढ़ रहे हैं, बट जो इसका मैथ्स है ना, ये क्वेरी की एंड वैल्यू का जो कॉन्सेप्ट है, ये मैं सेपरेट वीडियो में कवर करूँगी, ठीक है। तो अब ये जो क्वेरी की एंड वैल्यू है, हम अपने सेम एग्जाम्पल को लेके चलते हैं। तो सपोज हमारा ये एग्जाम्पल था ना, आई लव रीडिंग बुक्स। तो इस सेंटेंस के लिए मैंने आपको बता दिया हर वर्ड के ऊपर एक सेपरेट क्वेरी की एंड वैल्यू होगी, इसकी सेपरेट क्वेरी की वैल्यू होगी, इसकी सेपरेट क्वेरी की एंड वैल्यू होगी, इसकी भी सेम ऐसे ही होगी। तो अभी के लिए एग्जाम्पल के तौर पे हम समझने के लिए हम आई को लेते हैं। तो अभी हम करने क्या लगे हैं, सेल्फ अटेंशन लेयर की हेल्प से अभी सारे वर्ड्स ये देखेंगे कि उनको दूसरे कौन से वर्ड्स को ज़्यादा अटेंशन देनी चाहिए। यही काम है ना सेल्फ अटेंशन लेयर का। सेल्फ अटेंशन लेयर क्या बताएगी कि हमें किन वर्ड्स को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देनी चाहिए और किन को नहीं देनी चाहिए। तो अब आई वर्ड जो है, हम आई वर्ड अब ये देखेगा कि मुझे ये जो सेंटेंस में डिफरेंट वर्ड्स हैं, इन वर्ड्स में से किस वर्ड को ज़्यादा इम्पॉर्टेंस देनी चाहिए और किस वर्ड को कम इम्पॉर्टेंस देनी चाहिए। वैसे ही फिर हम लव वर्ड के ऊपर काम करेंगे। लव वर्ड देखेगा कि मुझे आई रीडिंग बुक्स में से किसको ज़्यादा इम्पॉर्टेंस देनी चाहिए। वैसे ही फिर रीडिंग वर्ड देखेगा कि मुझे आई लव बुक्स में से किसको ज़्यादा इम्पॉर्टेंस देनी चाहिए। वैसे ही आई कैसे देख रहे हैं, आई देखेगा लव रीडिंग बुक्स में से मुझे किसको ज़्यादा अटेंशन देनी चाहिए। सेम बुक्स वर्ड जो होगा वो देखेगा कि आई लव रीडिंग में से कौन से वर्ड को मुझे ज़्यादा इम्पॉर्टेंस देनी चाहिए, ज़्यादा अटेंशन देनी चाहिए। तो ये टास्क है। ऐसे हर इंडिविजुअल वर्ड सेंटेंस के बाकी वर्ड्स में से देखेगा कि उसको किसको ज़्यादा अटेंशन देनी है, ठीक है। इसके लिए क्वेरी की एंड वैल्यू का कॉन्सेप्ट यूज़ होता है, उससे पता चलता है कि हर वर्ड किस वर्ड को ज़्यादा इम्पॉर्टेंस देगा। ओके, तो अब जब ये सारी वैल्यूज़ मिल गई हमें सपोज़, तो मैं आपको जो एग्जांपल दिखा रही हूँ सिर्फ एक वर्ड का दिखा रही हूँ, आई का बता रही हूँ। तो जब हमारे पास हर वर्ड के लिए ये जो वर्ड्स हैं हमारे, हर वर्ड के लिए जब हमारे पास क्वेरी की एंड वैल्यू, क्वेरी की वैल्यू, क्वेरी की एंड वैल्यू, क्वेरी की एंड वैल्यू, जब हमारे पास हर वर्ड के लिए क्वेरी की एंड वैल्यू आ गई, उसके बाद जो सेल्फ अटेंशन लेयर होती है ना, वो ये परफॉर्म करेगी सिमिलैरिटी स्कोर।
सिमिलैरिटी स्कोर कैसे परफॉर्म किया जाता है? हर वर्ड की क्वेरी एंड बाकी सारे वर्ड्स की की के बेसिस पे। तो इस तरह से हमें सिमिलैरिटी स्कोर मिलेगा। ये सिमिलैरिटी स्कोर से हमें ये पता चलता है किस वर्ड को कौन से दूसरे वर्ड्स को ज़्यादा अटेंशन देनी चाहिए। जैसे कि जो सिमिलैरिटी स्कोर आएगा, आई को लव को ज़्यादा अटेंशन देनी चाहिए, रीडिंग को देनी चाहिए कि बुक्स को देनी चाहिए ज़्यादा अटेंशन। वैसे ही लव वर्ड को आई को अटेंशन देनी चाहिए, रीडिंग को देनी चाहिए कि बुक्स को देनी चाहिए। तो ये सिमिलैरिटी स्कोर के बेसिस पे पता चलता है कि कौन सा वर्ड दूसरे कौन से वर्ड्स को, जो कि सेंटेंस में वर्ड्स हैं, दूसरे वर्ड्स हैं, उनमें से किन वर्ड्स को ज़्यादा अटेंशन देनी चाहिए। ठीक है, तो जितना ज़्यादा हाई स्कोर होगा तो मतलब उतना ज़्यादा वो दूसरे वर्ड को अटेंशन देगा। तो फॉर एग्जांपल, तो जैसे कि अब आप यहाँ देखोगे, यहाँ देखो, आई एंड लव का सिमिलैरिटी स्कोर सपोज करो 0.5 है, आई एंड रीडिंग का सिमिलैरिटी स्कोर 0.2 आया, आई एंड बुक्स का सिमिलैरिटी स्कोर 0.1 आया। तो यहाँ पे हाईएस्ट स्कोर कौन सा है? ये वाला। दैट मीन्स जो आई वर्ड होगा वो ज़्यादा अटेंशन किसको देगा? वो ज़्यादा अटेंशन देगा लव वर्ड को। ठीक है, इसीलिए ये मैंने आपको सिमिलैरिटी स्कोर बताया आई वर्ड के लिए। इसी तरह से आप हर वर्ड का सिमिलैरिटी स्कोर निकालोगे बाकी वर्ड्स के साथ और पता चलता रहेगा कौन सा वर्ड कौन से दूसरे वर्ड को ज़्यादा अटेंशन देगा। जैसे कि आई जो है वो लव को ज़्यादा अटेंशन देगा। ऑलराइट, तो इस तरह से सिमिलैरिटी स्कोर होता है। एंड सिमिलैरिटी स्कोर के लिए मैंने क्या बताया, कैसे निकल रहा है ये सिमिलैरिटी स्कोर? हर वर्ड की क्वेरी वैल्यू एंड बाकी सारे वर्ड्स की की वैल्यू के बेसिस पे निकलता है ये। तो इस तरह से सेल्फ अटेंशन लेयर काम करती है। इस तरह से सेल्फ अटेंशन लेयर बताती है हर वर्ड को कि कौन से दूसरे वर्ड को सीक्वेंस में से आपको ज़्यादा अटेंशन देनी है। ठीक है, उसके बाद अगर आप आर्किटेक्चर देखो तो अभी हमें क्या क्या समझ आ गया। तो अब हमें ये पार्ट ऑलरेडी समझ आ चुका है, पोजिशनल इनकोडिंग का भी समझ आ चुका है, ये पार्ट भी समझ आ चुका है। तो इस वाले पार्ट से हमें सब क्वेरी की एंड वैल्यू के बेसिस पे हर वर्ड को पता लग गया कि उसको कौन से दूसरे वर्ड्स को अटेंशन देनी है। ठीक है, उसके बाद क्या है, हमारे पास है ये ऐड एंड नॉर्मलाइजेशन लेयर। ये एडिशन एंड नॉर्मलाइजेशन लेयर क्या करती है, अब आप देख रहे हो यहाँ से हम यहाँ पे भी डेटा ला रहे हैं। ठीक है, अब ये हो क्या रहा है, देखो अगर आपने रेजनेट्स पढ़े होंगे उसमें होता है ना रेजिडुअल कनेक्शंस की, हम पुरानी जो पुरानी आउटपुट होती है, राइट, तो उसको हम करंट लेयर की आउटपुट में ऐड करते हैं। जैसे हमारी करंट लेयर कौन सी है यहाँ पे, मल्टी हेड अटेंशन लेयर। तो जो मल्टी हेड अटेंशन लेयर की आउटपुट होगी और जो हमारी ओरिजिनल यहाँ पे आउटपुट थी, हम उनके ऊपर एडिशन परफॉर्म कर रहे हैं, एलिमेंट वाइज एडिशन। उससे क्या होगा कि हमारे पास न्यू डेटा भी ऐड हो जाएगा, न्यू इन्फॉर्मेशन भी ऐड हो जाएगी और हमारे पास जो ओरिजिनल इन्फॉर्मेशन है वो भी रहेगी। दोनों तरह की इन्फॉर्मेशन हमारे पास रहेगी। तो ये तो काम करता है एडिशनल लेयर। उसके बाद ये जो नॉर्मलाइजेशन है, नॉर्मलाइजेशन हम इसलिए ऐड कर रहे हैं ताकि जब हमारी ट्रेनिंग होती है ना, तो जो हमारा डेटा है वो सेम रेंज में रहे। ठीक है, तो हर जगह पे, यहाँ पे हर जगह पे जहाँ पे भी एडिशन एंड नॉर्मलाइजेशन लेयर की हम बात कर रहे हैं ना, वहाँ पे ये सेम यही टास्क हो रहा है। करंट लेयर की आउटपुट एंड प्रीवियस आउटपुट हम ऐड कर रहे हैं ताकि हमें न्यू इन्फॉर्मेशन भी मिल सके और पुरानी इन्फॉर्मेशन भी रहे। नॉर्मलाइजेशन लेयर हम इसलिए यूज़ कर रहे हैं ताकि जो हमारा डेटा है सेम रेंज में रहे। तो ये मैं बार बार ये वाली लेयर को दोबारा एक्सप्लेन नहीं करूँगी। ठीक है, ये हो गया हमारा अभी। तो उसके बाद जब जो हमने पुरानी करंट लेयर की आउटपुट एंड पुरानी वाली आउटपुट दोनों को ऐड कर दिया और डेटा हमारा नॉर्मलाइज हो गया, तो वो बन जाएगा इनपुट टू फीड फॉरवर्ड नेटवर्क। फिर फीड फॉरवर्ड नेटवर्क के बाद हमारे पास दोबारा ऐड एंड नॉर्मलाइजेशन लेयर है जो सेम टास्क परफॉर्म करेगी। तो ये काम होता है इनकोडर का। इसी तरह से ये मैंने आपको सिंगल इनकोडर का बताया। इस तरह से 6 इनकोडर्स हैं। फर्स्ट इनकोडर की आउटपुट सेकंड इनकोडर की इनपुट बन जाएगी। इसी तरह से 6 इनकोडर्स टास्क परफॉर्म कर देंगे। ठीक है, तो उसके बाद इस साइड आप देखो, ये वाला जो पार्ट है इधर, यहाँ से लेके
ये वाला, ये है हमारा डिकोडर। जैसे हमारे पास 6 इनकोडर्स हैं वैसे ही 6 डिकोडर्स हैं ट्रांसफॉर्मर नेटवर्क के अंदर। तो सबसे फर्स्ट जो लेयर है ना उसकी, वो ये है। जो फर्स्ट लेयर है डिकोडर की वो क्या है, ये मास्क्ड मल्टी हेड अटेंशन। आप देख रहे हो इनकोडर में भी हमारे पास अटेंशन लेयर थी एंड डिकोडर में भी हमारे पास अटेंशन लेयर है। बट डिकोडर में ना 2 तरह के अटेंशन है। एक तो है मल्टी हेड अटेंशन, ये सेम है जैसे इनकोडर में थी। एक हमारे पास है मास्क्ड मल्टी हेड अटेंशन, ये न्यू है, ये सिर्फ डिकोडर में है। ठीक है, तो अब होगा क्या, जो इनकोडर की आउटपुट होगी वो डिकोडर की इनपुट बनेगी एंड जो फर्स्ट लेयर है डिकोडर की, फर्स्ट लेयर डिकोडर की क्या है, ये मास्क्ड मल्टी हेड अटेंशन। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, ये मास्क्ड मल्टी हेड अटेंशन का क्या मतलब है कि जो भी ये हमारा जो डिकोडर होता है ना, ये एक टाइम पे एक वर्ड जनरेट करेगा। तो अभी हमारा अगर मैंने क्या बोला था आज क्लास की स्टार्टिंग में कि हम क्या टास्क कर रहे हैं, हम ट्रांसफॉर्मर नेटवर्क किस टास्क के लिए बना रहे हैं, लैंग्वेज ट्रांसलेशन के लिए। तो अगर हमारे पास ये सेंटेंस था, आई लव रीडिंग बुक्स, तो इसको हम ट्रांसलेट करना चाहते हैं हिंदी में, तो इसको हम ट्रांसलेट करना चाहते हैं हिंदी में। तो क्या होगा, ये जो डिकोडर होगा ना, एक टाइम पे एक वर्ड जनरेट करेगा। सबसे पहले ये क्या वर्ड जनरेट करेगा आई लव रीडिंग बुक्स में से, मैं या मुझे, ये कुछ ये हमारा फर्स्ट वर्ड था जो इसने डिकोडर ने जनरेट किया। फिर वो जो मुझे वर्ड होगा ये यहाँ पे होगा। तो फर्स्ट वर्ड क्या हो गया, मुझे जनरेट हुआ। तो ये जो मुझे वर्ड है ना, ये मास्क्ड मल्टी अटेंशन की इनपुट होगी। जो वर्ड ऑलरेडी जनरेट हो चुके हैं उन वर्ड्स के बेसिस पे मल्टी मास्क्ड अटेंशन जो होता है वो बताता है कि नेक्स्ट वर्ड क्या होगा, और एक टाइम पे डिकोडर एक ही वर्ड जनरेट करेगा। अब मुझे के बाद सेकंड वर्ड क्या होना चाहिए वो देखना है। तो मुझे इनपुट बन गया इसकी, फिर ये सारा डिकोडर का टास्क उसके ऊपर चलेगा, तो नेक्स्ट वर्ड फिर जनरेट होके आएगा। जब मुझे यहाँ इनपुट चल गई, ये यहाँ पे कुछ आउटपुट बनाएगा, फिर वो इस मॉडल के पास जाएगी एंड फाइनली हमें नेक्स्ट वर्ड मिल जाएगा। तो नेक्स्ट वर्ड है सपोज मुझे पढ़ना, तो पढ़ना, तो नेक्स्ट वर्ड पढ़ना आ जाएगा। अब ये जो पढ़ना वर्ड है ये यहाँ पे आ गया, पढ़ना। ठीक है, अब मुझे एंड पढ़ना के बेसिस पे जो हमारा मास्क्ड मल्टी हेड अटेंशन है ये थर्ड वर्ड जनरेट करेगा। ठीक है, फिर वो जो थर्ड वर्ड होगा वो भी यहाँ आ जाएगा। फिर इन 3 वर्ड्स के बेसिस पे हमारा मॉडल अगला वर्ड बताएगा। तो इस तरह से डिकोडर काम करता है। हमें क्या याद रखना है, डिकोडर एक तो क्या करेगा, डिकोडर आउटपुट जनरेट करने के लिए होता है एंड हमारे पास 6 ही डिकोडर्स होते हैं। डिकोडर में 2 तरह के अटेंशंस होते हैं, एक मास्क्ड वाला, एक ये। तो ये मैं अभी आपको एक्सप्लेन करती हूँ, अभी हम सिर्फ ये लर्न कर रहे हैं। तो इसका सिर्फ क्या टास्क है कि जो डेटा अभी तक, जो वर्ड्स अभी तक जनरेट हो चुके हैं उसके बेसिस पे नेक्स्ट वर्ड जनरेट करना है। ठीक है, उसके बाद ऐड एंड नॉर्मलाइजेशन लेयर है, ये मैंने आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन किया हुआ है इसका काम क्या है। उसके बाद मल्टी हेड अटेंशन लेयर है, ये लेयर्स एग्जैक्टली वैसे ही काम करती है जैसे इनकोडर की लेयर काम करती थी कि कौन से वर्ड्स को इंपॉर्टेंस देनी है, वर्ड्स का सीक्वेंस क्या होना चाहिए, कौन सा वर्ड पहले आना चाहिए, उसके बाद कौन सा वर्ड आना चाहिए, वो वाला काम। ठीक है, और उसके बाद फिर से ऐड एंड नॉर्मलाइजेशन लेयर है, फीड फॉरवर्ड लेयर है एंड फाइनली लास्ट में आप देख रहे हो सॉफ्टमैक्स लेयर है। ये सॉफ्टमैक्स लेयर क्या करती है ना, आपको एक नंबर प्रोवाइड करती है हर वर्ड के लिए, प्रोबेबिलिटी प्रोवाइड करती है। तो जिस वर्ड की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा होगी वो नेक्स्ट वर्ड होगा सीक्वेंस में। ठीक है, तो सपोज़ करो मुझे के बाद, मुझे वर्ड था, मुझे के बाद पढ़ना की जो प्रोबेबिलिटी है सपोज़ करो है 50%, पसंद की प्रोबेबिलिटी है 4%। लेट्स से मैं कुछ भी रैंडम वैल्यूज़ लिख रही हूँ, पढ़ना पसंद, बुक्स, किताबों की
किताबों की कुछ प्रोबेबिलिटी है, तो जो वर्ड की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा आएगी ना वो वर्ड नेक्स्ट वर्ड बनेगा सीक्वेंस में, ठीक है। इस तरह से ये डिसाइड होता है फाइनल लेयर में। सॉफ्टमैक्स लेयर इस तरह से हर वर्ड को एक वैल्यू प्रोवाइड करेगी, प्रोबेबिलिटी प्रोवाइड करेगी, और जिसकी वैल्यू ज़्यादा होगी वो नेक्स्ट वर्ड बन जाएगा। तो इस तरह से आपको आउटपुट मिलती है डिकोडर से। ये होता है बेसिक्स ऑफ ट्रांसफॉर्मर्स। तो आई होप ये वीडियो आपको समझ आया हो, एंड अगर गाइज आपको मेरा कंटेंट हेल्पफुल लगा है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।